नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं खास मुलाकात कार्यक्रम में। जी हां, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर और बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। सबसे पहले तो मैं आपसे आपके राजनीतिक सफर के बारे में ही जानना चाहूंगी, किस तरह से आपने शुरुआत की और आज जहां पर आप पहुंचे हैं किस तरह से देखते हैं इस सफर को। देखिए, मेरा कोई बहुत बड़े राजनीतिक पृष्ठभूमि तो थे नहीं। पिताजी हमारे जनसंघ के कार्यकर्ता थे और इस नाते जनसंघ के नेताओं का आना जाना घर में होते रहता था। मैं बचपन से ही, चूँकि जनसंघ से प्रभावित रहा है परिवार, तो हम लोग उस समय दीप छाप का झंडा लेकर के नारा लगाते थे और रैली निकालते थे। और इसके बाद में मैं वकालत किया पढ़ने के बाद में, और लगभग 15 साल सिविल कोर्ट बिलासपुर में वकील के रूप में काम किया। उस समय पार्टी में, संगठन में महामंत्री के रूप में मैं बिल्हा में आ गया था और संगठन में काम करना शुरू कर दिया था। चूँकि संगठन में काम करते करते फिर भेंट मुलाकात, मिलना जुलना, ये क्रम बढ़ते गया और बढ़ने के बाद में फिर मुझे बिलासपुर कृषि उपज मंडी का अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद में फिर चुनाव लड़ने की बारी आई, तो एक प्रकार से जो पिताजी हमारे सरपंच रहे बहुत लंबे समय तक, तो कुल मिलाकर के जनसंघ के नेताओं का आना जाना, संपर्क में रहना और छोटे मोटे बूथ लेवल में काम करना, वहाँ से हमने शुरुआत की। लेकिन मैं ये कभी नहीं सोचा था कि सक्रिय राजनीति में आऊँगा या कभी विधायक लड़ूंगा और विधायक बनूंगा। तो विधायक के चुनाव भी लड़ना पड़ा और क्षेत्र के जनता का आशीर्वाद रहा, विधायक बनाए। उस समय हम लोग मध्य प्रदेश में थे, तो पहली बार मध्य प्रदेश में विधायक रहा मैं। और उसके बाद में फिर यहाँ बीज निगम के अध्यक्ष भी रहा। संगठन के अनेक दायित्व, फिर प्रदेश मंत्री, प्रवक्ता, प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, और इस प्रकार से अभी बिल्हा का मैं विधायक हूँ। तो ये राजनीतिक सफ़र जो हमारा शुरू हुआ, तो एक लंबे समय से काम करने का पार्टी को भी लगा और पार्टी का भी आशीर्वाद मिला, क्षेत्र की जनता का भी आशीर्वाद मिला। चलिए, इतने रोल आप निभा चुके, नेता प्रतिपक्ष भी आप रहे, महत्वपूर्ण पदों पर आप रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपका मार्गदर्शन हमेशा पार्टी को मिलता रहा है। कभी सीएम बनने की इच्छा नहीं हुई आपको? देखिए, राजनीति में काम करते रहना चाहिए और इच्छा जो भी आप रखो, पार्टी के ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपने नेताओं के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और नेताओं के ऊपर आप भरोसा करेंगे तो निश्चित रूप से उनका आकलन करते हैं और जैसा समय आता है, जैसा संभव होता है, पार्टी के द्वारा विभिन्न जवाबदारी मुझे दिया गया। और इसलिए मैं पार्टी के, जहाँ तक संगठन की बात है, तो प्रदेश अध्यक्ष तक रहा। और यदि विधायक की बात है तो नेता प्रतिपक्ष में रहा, विधानसभा का अध्यक्ष रहा। ये पार्टी ने अवसर दिया और अवसर देने के कारण ये सारे पद को हमने काम करने का जो अवसर मिला, जो दायित्व दिया, तो बखूबी निभाने का हमने प्रयास किया। एक तरह से देखा जाए तो अभी विधानसभा के सत्र के दौरान आपने कई तरह के सवाल पूछे हैं। आपने क्राइम का एक मुद्दा उठाया कि अपराध लगातार बढ़ रहा है, तो क्या मानते हैं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, देखिए, क्या कुछ? विधायक जी। का काम है जनहित के मुद्दा उठाना। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा फोरम है हमारा विधानसभा है, और उस विधानसभा को देखने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता भी आतुर रहते हैं कि विधानसभा में क्या कार्रवाई चल रही है। तो विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, हमारे क्षेत्र की जनता भी देखते हैं, कार्यकर्ता भी देखते हैं, प्रदेश की जनता भी देखती है। और इसलिए जो जनहित के मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा इस विधानसभा में उठाना चाहिए कि जिससे समस्या का समाधान हो सके। और इसी क्रम में मैंने जो मुद्दा उठाया साइबर क्राइम वाला, मैं नहीं था तो हमारे माननीय अजय चंद्राकर जी उसको प्रश्न को पूछे। जिस प्रकार से अभी ठगी हो रही है और इससे अच्छे से अच्छे लोग फंस रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं, वो भी उनके चक्कर में आ रहे हैं।
उस पर शिकंजा कैसे कसा जा सके, उन लोगों को इस साइबर क्राइम से कैसे बचाया जा सके। क्योंकि आज के जो ज़माना है, निश्चित रूप से टेक्निक के दृष्टिकोण से हम सब लोग आगे आए हैं और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उस पर ब्रेक कैसे लगाया जा सके। सरकार भी हमारी है, तो इसलिए उस पर सरकार को खास करके ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है कि लोगों को जिससे बचाया जा सके और बचा करके उनको सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सके। उस पर कठोरता के साथ में कानून बनाने की आवश्यकता पड़े तो कानून भी बनाना चाहिए और कानून बना करके उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, शिकंजा कसने की आवश्यकता है। कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस लगातार कई तरह के मुद्दे उठाती है। देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक मैं बात करूँ, जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है और उसके बाद में लोकसभा का चुनाव और अभी जो नगरीय निकाय के चुनाव का जो परिणाम आया, स्थानीय चुनाव के परिणाम आया, तो लगभग उनकी स्थिति कोमा जैसे है कि कुछ बोलने की स्थिति में कांग्रेस के लोग नहीं है और आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर कांग्रेस के ऊपर चल रहा है कि हारने का उसका कारण क्या है, उसके लिए जवाबदार कौन है। उनके विधायक जो रहे हैं वो भी चर्चा करते रहते हैं, उनके जो मंत्री रहे हैं इस बात की समय समय पर आपके चैनल और बाकी चैनल के माध्यम से देखने का अवसर मिलता है। तो कांग्रेस जो अभी है, मुझे अभी लगता है कि 6 महीना साल भर और उसको होश संभालने में कांग्रेस को लगेगा और अपने आप की स्थिति को अपने को संभालने में होगी। जी, अभी जो कैबिनेट है हमारी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी यंग है राजनीतिक लिहाज से। आप लोग काफी वरिष्ठ है, सीनियर नेता, तो आप लोगों का मार्गदर्शन क्या उन्हें मिलता रहता है? क्या कहेंगे इस बार की कैबिनेट देखिए, को लेकर? पार्टी में सामूहिक जवाबदारी मिलती है, जी। सामूहिक निर्णय होते हैं, जो फोरम बने हुए हैं उस पर चर्चाएँ भी होती है और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी की यदि मैं बात करूं, हम लोग एक समय में 2 सीट हमारी थी। उस समय लोग ये कहना शुरू कर दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में 303 सीट भी हमने लोकसभा में देखा। आज हमारी तीसरे बार की केंद्र में सरकार है, अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसका जो सबसे जो प्रमुख कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं का, नए कार्यकर्ताओं का समावेश करते हुए पार्टी को चाहे सरकार में हो चाहे संगठन में हो, उसको ले जाने का प्रयास करती है और इसके कारण में हमारी जो संगठन की जो सक्रियता है हमेशा गतिशील रहती है और गतिशीलता का लाभ पार्टी को मिलता है। और आज छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार चल रही है। बहुत सारे चेहरा उसमें आप नए देखे हैं जो यंग है, काम करने के उस मन में लालसा है और निर्णय ले रहे हैं, काम कर रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है। बिल्कुल। देखिए, आप बहुत सारे रोल अदा कर रहे हैं पार्टी में, आप वरिष्ठ नेता हैं। बिल्हा परिषदा से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? क्या अब उनसे आपका जुड़ाव ऐसा नहीं लग रहा आपको कि थोड़ा दूर हो रहा है, या फिर आप कनेक्ट रहते हैं उनसे? देखिए, बिल्हा की मैं यदि बात करूं तो मेरी कर्म भूमि है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है वो बिल्हा है कि वहाँ के विकास कार्यों को लेकर के मैं काम करूं, सतत रूप से मेरा संपर्क रहे और सतत रूप से संपर्क रहने का आज लाभ मिला है। 4 नगरीय निकाय के चुनाव हुए, चारों में हमारी बहुमत है। एक में हमारे अध्यक्ष नहीं आ पाए, कुछ वोट से रह गए, 3 में हमारे बहुत अच्छे वोट से हमारे जीते हैं और उसके साथ में जिला पंचायत में बिलासपुर में हमारी सरकार बनेगी, मुंगेली में हमारी सरकार बनेगी, मेरे विधानसभा 2 जिला में है। जनपद में भी हमारी एक पथरिया एक बिल्हा है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार बनेगी। जनता विकास के कार्य चाहती है तो विकास के कार्य भी हम लोग कर रहे हैं और प्रदेश में भी जो दायित्व हमको संगठन के द्वारा दिया जाता है उस दायित्व का भी हम निर्वहन करते हैं। तो क्षेत्र से लेकर के प्रदेश तक के हमारी जो सक्रियता है वो बनी हुई है और इसके कारण में समय समय पर प्रदेश का दौरा करते हैं, समय समय पर क्षेत्र का दौरा करते हैं, लेकिन सभी में सामंजस्य हमारा बना हुआ है। बहुत सारे यूथ हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं सर, वो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। मैंने बातचीत की, कई यंगस्टर्स जो हैं जो एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, लगातार वो आपको रोल मॉडल मानते हैं, वो आपकी दिनचर्या जानना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरह की दिनचर्या आप फॉलो करते हैं,
या इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या कुछ देखो, मेहनत की? दिनचर्या का ये है कि सवेरे उठना और उठ करके अपना जो व्यक्तिगत काम करना। व्यक्तिगत का मतलब ये है कि वॉकिंग कर लेना है, कुछ प्राणायाम कर लेना है, और उसके साथ में नहा धोने के बाद में जो संपर्क में हमारे जो जनता जो क्षेत्र में हम हैं, तो नियमित रूप से मैं मिलता हूँ। उनके लिए कोई दिन फिक्स मेरा नहीं है कि इस दिन को मैं मिलूँ, तो पर डे मिलता हूँ, तो 1 बजे 2 बजे तक, और उसके बाद क्षेत्र के दौरा में निकल जाता हूँ। तो जहाँ उद्घाटन है, शिलान्यास है या दुख सुख के कार्यक्रम हैं, उनके बीच में रहता हूँ। उसी प्रकार से अभी विधानसभा जब चल रहा है तो रायपुर में रहूँगा, और रायपुर में रहता हूँ तो यहाँ सवेरे दिनचर्या के बाद में हमारे विधानसभा जाना, दिन भर विधानसभा में रहना, और शाम को आने के बाद में जो मिलने के लिए आए हैं उनके साथ में मिलना और दूसरे दिन की तैयारी करना। जब विधानसभा नहीं है तो प्रदेश के दौरा यदि करना है तो प्रदेश के दौरा हम लोग करते हैं, जहाँ कार्यक्रम है वहाँ जाना। तो इस प्रकार से हम लोग का जो जीवन है सार्वजनिक जीवन है, अपने लिए कम है, समाज के लिए ज़्यादा है। और समाज के लिए ज़्यादा है कहने का मतलब ये है कि जो दायित्व तो हमको जो दिया जाता है उसको लेकर के पद लेकर के बैठना ये ठीक नहीं है, बल्कि उन दायित्वों का निर्वहन हम सफलतापूर्वक कैसे कर सकें। आपने देखा कि पिछले समय मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया गया था, तो नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मिला तो सरकार को जो उनके गलत कार्य हैं जनता के बीच में ले जाना, उसको उजागर करना, और जिस प्रकार से करप्शन हुआ तो करप्शन को, भ्रष्टाचार को उनके साथ में चिपकाना, और इस कार्य में हम लोग सफल रहे। और सरकार आने में महत्वपूर्ण जो भूमिका है कि वो विधानसभा में लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहे, और हमारे चुनाव का वो मुद्दा भी बना, और मुद्दा जो बना तो जनता ने उसको स्वीकार भी किया। तो इस प्रकार से जो दैनिक दिनचर्या है, तो कुछ अपने लिए, कुछ परिवार के लिए, बाकी समाज के लिए। जी, प्रधानमंत्री के साथ आपकी तस्वीर है, कोई यादें अगर आप साझा करना चाहें उनके साथ तो? जी, प्रधानमंत्री के साथ में, गृह मंत्री जी के साथ में, रक्षा मंत्री जी के साथ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में हम लोग को अनेक बार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मोदी जी का खास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बात को लेकर के वो चलते हैं कि मेरा मिशन क्या है। जो मिशन हमारा पार्टी का है, हमारा है, लोग उस पर क्या कमेंट्स कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बजाय उस पर उलझने के अपने लक्ष्य को लेकर के चलो, और अपने लक्ष्य को लेकर के चलोगे तो उस लक्ष्य को में आप प्राप्ति करोगे, उस लक्ष्य में आप पहुंच जाओगे। नहीं तो समाज में लटकाने वाले, भटकाने वाले, अटकाने वाले बहुत रहते हैं। इनके चक्कर में फंसने के बजाय हमारा जो मूल ध्येय है, उस ध्येय के हम चलेंगे, सीढ़ी हमारे सामने में है और उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। तो मोदी जी का साफ ये फंडा है कि हमको ये लटकाने भटकाने वाले के बजाय अपने मिशन में हमको चलना चाहिए, और कामयाबी तभी मिलती है जब अपने मिशन में चलेंगे। तो मुझे उनसे व्यक्तिगत मिलने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। चुनाव में अनेक बार उनके साथ में बैठ करके शेयर करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है, और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कई बार हमारे अभी जो गृह मंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं, और मोदी जी हैं, उनके साथ भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए, आप लगातार लोगों के बीच है, काम आप कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पर जो जांच होती है तो कांग्रेस उस जांच को मानती नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आपने भी कई बार एसीबी को लेकर बयान दिया है, कांग्रेस पर जो जांच हो रही है उस पर भी बयान दिया आपने। उनके मानने और नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है? जनता छत्तीसगढ़ के क्या मान रही है? तो जनता छत्तीसगढ़ के हम जो बोले हैं, हम लोग बोले हैं, वही बात को मानी है ना। और उस बात को मान करके 71 के संख्या किसको कहते हैं? लेकिन 71 की संख्या पाने के बाद में कांग्रेस को प्रदेश में विकास के कार्य में आगे उनको बढ़ना था, सकारात्मक दिशा में यहाँ के राजनीति को मोड़ना था, और सकारात्मक चल करके यहाँ के विकास के लिए करके, यहाँ के गरीबों के लिए योजना बना करके जो काम करने की ज़रूरत थी, वो करप्शन में लग गए, भ्रष्टाचार में लग गए। आज उनके कई लोग जेल में बंद हैं, कई लोग बेल में हैं। इसके बजाय भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में आई तो आपने देखा कि सारे चीज़ों को छोड़ करके महतारी वंदन हम लोगों ने शुरू किया।
आज महतारी लोग हमारे प्रसन्न हैं। 1000 रुपये प्रति महीना उनको मिल रहा है। 70 लाख महतारियों को देना हर महीना, किसको बोलते हैं इसको। हमारे किसान के जो बोनस नहीं दिए थे, हम लोगों ने बोनस दिया उनको। हमने 21 कुंटल खरीदी की बात की, 21 कुंटल धान खरीद रहे हैं। हम लोगों ने 3100 रुपये में बात की है, 3100 रुपये उनको दे रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ के किसान सामर्थ्यवान हुए हैं। छत्तीसगढ़ के किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। और महतारियों का, किसानों का मजबूत होना कहीं ना कहीं ये प्रदेश की मजबूती की दिशा में ये बात को इंगित कर रही है। तो सकारात्मक राजनीति, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उस सोच के साथ में चले कि इस प्रदेश का विकास करना है, सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना है, सड़कों का जाल फैलाना है, बिजली उत्पादन करना है। और अब विष्णुदेव साय जी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं, उनके दिशा में हम जो काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रदेश को नए ऊंचाइयां प्राप्त मिलेगी। और उस दिशा में, सकारात्मक दिशा में बड़े बड़े निर्णय कर रहे हैं। और उन निर्णयों का लाभ इस प्रदेश के किसानों को मिल रहा है, हमारे श्रमिकों को मिल रहा है, माताओं को मिल रहा है, हमारे युवाओं को मिल रहा है, उद्योगपति को मिल रहा है। और उसका जो परीक्षा हुआ, तो परीक्षा हमारे 14 महीने में जो परीक्षा हमारे सामने में आई है, 10 नगर निगम का चुनाव हुआ, 10 में 10 हम जीते। हमारे नगर पालिका में 49 के में हम 35 सीट को जीते। 114 नगर पंचायत में हम 81 जीते। 84 में हमारे बहुमत है। और इसी प्रकार से अभी जिला पंचायतें हैं, अधिकांश जिला पंचायतों में हमारे अध्यक्ष बनेंगे और हमारे सरकार बनेंगे। और साथ ही साथ में हमारे जनपद में भी हमारी वही स्थिति रहेगी। सरपंच तो इतने मिलने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि 80% से ऊपर सरपंचित करके हमारे आए हैं। जी, चलिए, आपने ये जनता बड़ी उम्मीदों से अब देख रही है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, निगम में अब हो गई, और निकाय अगर हम देखें पंचायत चुनाव में भी आप लोग जीते हैं, तो अब उम्मीदें और बढ़ गई है जनता की, क्योंकि अब तो आपके पास 4 चक्कियां कह सकते हैं इसे हम। देखिए, चारों चक्का हमारे पास में है, तीसरा चक्का नगरीय निकाय में, चौथा चक्का पंचायत में। अब गाड़ी बहुत तेजी के साथ में चलेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ को उनसे बड़ी मदद मिल रही है। और पिछली सरकार जो कांग्रेस की रही, उन योजनाओं का जो प्रदेश का शेयर का राशि है, अंशदान देने में असफल रही। लेकिन आज विष्णुदेव साय की सरकार अंशदान दे रहे हैं, उसके कारण में केंद्र सरकार की योजनाओं का यहाँ लाभ मिल रहा है। और उसी प्रकार से यहाँ की डबल इंजन की जो सरकार है, वो डबल इंजन की सरकार के कारण में हमारे चारों पहिया तेजी के साथ में रफ्तार से चलेंगे। और जनता की जो अपेक्षाएं हैं, निश्चित रूप से उन अपेक्षाओं को पूरा करने में हम सफल होंगे, ऐसे मेरे मानना है। और अभी तक जो कार्य 14 महीने के हैं, उससे जनता संतुष्ट है। बिल्कुल। अंत में 1-2 सवाल सर मैं और चाहूंगी, विजन क्या है आपका? स्मार्ट सिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसे लेकर विजन क्या है? देखिए, स्मार्ट सिटी की जब विजन की हम बात करते हैं, तो हम महानगरों की जो कल्पना करते थे, मुंबई की हम कल्पना करते थे, हम कोलकाता की कल्पना करते थे, हम चेन्नई की कल्पना करते थे। आज विकास की मैं बात बोलूं, रायपुर और बिलासपुर को आने में कभी आपको 3 घंटा लगता था, अंबिकापुर बिलासपुर से पहुंचने में 5 घंटा 6 घंटा लगता था। आपकी रफ्तार बढ़ी है, आजकल पौने 2 घंटे में आप बड़े से आराम से बिलासपुर आप पहुंच जाएंगे। स्मार्ट सिटी कहने से पहले रायपुर को आपने देखा है, बिलासपुर को देखा है, और आज स्मार्ट सिटी लागू होने के बाद में आप रायपुर बिलासपुर को देख रहे हैं, नया रायपुर को देख रहे हैं। जो तब्दीली आई है, शहर हमारा सुंदर दिखाई दे रहा है, शहर हमारा स्वच्छ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ में हमारे सौंदर्यीकरण हो रहे हैं। मूलभूत आवश्यकता जो जनता को जो मिलनी चाहिए, आज जनता को मूलभूत आवश्यकता उसको मिल रही है, समस्याओं का निराकरण हो रहा है। और स्मार्ट सिटी कहने का मतलब ही यह है कि बहुत सुंदर हमारे शहर दिखना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि जो लोग रायपुर बनने के पहले जो रायपुर आए हैं या बनने के बाद में तत्काल में आए हैं, आज रायपुर में आएंगे और उनको बोलेंगे कि यहाँ आपको कहाँ जाना है, कहाँ, तो वो शायद उसको पहचान नहीं पाएंगे कि रायपुर कैसा है। तो ये जो तब्दीली आई है, ये स्मार्ट सिटी और हमारी सरकार के लगातार प्रयास है, उसके कारण हमारे शहर सुंदर दिखाई दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल, कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा है लगातार, तो किस तरह का चेहरा होगा कैबिनेट में? देखिए, अब ये तो पार्टी नेतृत्व को तय करना है, कैसा चेहरा होगा, नया होगा, पुराना होगा, अनुभव वाले होंगे, नए लोग आएंगे, ये पार्टी जो तय करेगी, जो चेहरा देंगे, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लगेंगे। इसलिए
जब भी आएंगे अच्छे आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने धर्मलाल कौशिक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो पार्टी के लिए समर्पित है, पार्टी जो उन्हें जिम्मेदारियां दे रही है वो उसे निभा रहे हैं। रायपुर और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम वो लगातार करते रहेंगे, केंद्र का सहयोग भी मिल रहा है। अब 4 चौकिया वाहन है और तेजी से चलेगा। अगले अंश में नए मेहमान के साथ फिर से हम मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।